और आप एक बार इंटरव्यू तक गए हैं, ठीक है? जी सर। जी। तो आपको और आप हिंदी मीडियम में लिखते हैं? नहीं सर, मेरा हम्म, मेंस में इंग्लिश मीडियम से लिखता हूँ, बट अभी अच्छा इंटरव्यू के लिए मैं हिंदी मीडियम चूज किया है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो कोई स्पेसिफिक रीजन क्यों, मतलब ऐसा क्या? सर मैं वैसे तो दोनों मीडियम में कंफर्टेबल हूँ, बट मुझे हम्म, लगता है मैं हिंदी मीडियम में अपने आप को ज़्यादा बेहतर एक्सप्रेस कर सकता हूँ, ठीक है तो ठीक है हिंदी इसलिए चूज किया है। ठीक है। इसके साथ साथ में आप एक चीज और नोट करिए, ये आपका मतलब एक तरह से अ, देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनली आप इस चीज के लिए बाउंड है, कहने का मतलब हिंदी एज अ मीडियम ऑफ लैंग्वेज, ये आपके संविधान में आर्टिकल 338 में लिखा हुआ है, ठीक है? अच्छा। जी सर। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज ये जैसे आपने इतने सारे अटेम्प्ट दिए, ठीक है? आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, 2013 में पास आउट हुए आप, ठीक है? तो तभी से लेकर के अभी तक का, अभी आप ऑलमोस्ट मतलब उसके बाद फिर आप बीच में एम्प्लॉयड थे कहीं पे, मतलब आप नेक्स्ट आईएएस में भी थे और इस तरह का आपके रैप में मेंशन है। तो आपको नहीं लगता है कि इतना ज्यादा टाइम, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स ऑफ टाइम आपको देना, डिवोट करना इस एग्जाम के लिए सही है? मतलब सिविल सर सर्विसेज के लिए इतना टाइम देना सही है? सर आपकी बात उचित है। हम्म मेरे अनुसार मुझे थोड़ा सा और जल्दी अपना प्लान करना चाहिए था, लेकिन हम्म चूंकि मैंने मेरे अभी लास्ट अटेम्प्ट मेरा 2023 में ख़त्म हुआ था, और हम्म मैं प्री और मेंस लगातार होने की वजह से मैं हम्म अभी अदर ऑप्शंस को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा था। तो अभी हम्म जब मेरे अटेम्प्ट्स ओवर हुए हैं, तो मैंने अपने ऑप्शंस डाइवर्सिफाई करने स्टार्ट किए हैं। इसमें मैं अपने फ्यूचर के तौर पर कोचिंग इंस्टीट्यूट में काम करने के संबंध में एज ए टीचर अपना रोल देख रहा हूँ, और इसके अलावा मैं कोशिश करूंगा कि स्टेट पीएससी में भी अपना योगदान दे सकूं, उसमें सिलेक्शन होके। जी। नहीं, देखिए शशांक जी, फिर से जरा ध्यान से सुनो आप, ठीक है? और ये चीज नोट करिए, जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए, ठीक है? आपका ये प्लान है, मैंने आपका प्लान नहीं पूछा। मैंने आपसे पूछा कि अभी आप जो है, आपने इतना अटेम्प्ट दिया, इतनी मेहनत करी, 10 साल का टाइम दिया आपने, तो क्या ये जस्टिफाइड है? सर या इस चीज को अगर मैं आपको जस्टिफाई करने को कहूँ तो आप कैसे कर रहे हैं चीज को जस्टिफाई? सर पूर्णतः तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इसने मेरी इस 10 साल की जर्नी ने मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है। मेरी ह्यूमन स्किल के तौर पे मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ हूँ, क्योंकि पहला हम्म तो मेरा नॉलेज बेस बढ़ा है। दूसरा, हम्म अभी मेरा चीज़ों को देखने के प्रति नज़रिया काफ़ी बदल गया है। जैसे कोई भी हम्म करंट इश्यूज हो रहे हैं या इंटरनेशनल इश्यूज हो रहे हैं, उनको देखने का पर्सपेक्टिव बदला है। साथ ही मैंने अपने आप को इतना स्किल डेवलप कर लिया है कि अगर मैं अब किसी भी फील्ड में जाता हूँ, तो मैं उस हम्म फील्ड में और बेहतर पेशेंस, परसिवरेंस और डेडिकेशन के साथ में एक्सेल कर सकूंगा। अच्छा, ठीक है। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है, आपको आवाज क्लियर है ना मेरी? जी सर। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, और ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा आपको, अगर ये चीज आपसे पूछी जाएगी करके, ठीक है? तो इसका आंसर आपको ये है कि ये जो, मतलब क्योंकि इंडिया के एक टॉप ब्यूरोक्रेट हैं, आई कैन नॉट कोट हिज नेम, ठीक है, लेकिन उन्होंने ये अभी कुछ दिन पहले ये बात कही है कि मतलब 3 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है? 3 साल 4 साल दे दिया बहुत है, यूथ का टाइम खराब हो रहा है, उन्होंने क्लियरली कहा है, ठीक है? तो आप जो है, मतलब आप उनको एक तरह से, यू आर काइंड ऑफ कंटेंडिंग है, ठीक है? तो आपको अपना पॉइंट जो रखना है वो ऐसे रखना है कि ये जो आप जो काम कर रहे हैं, ठीक है, या आप जिस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये मतलब ये इट इज नॉट नियर अ जॉब, ये कोई एक सिंपल जॉब नहीं है, ठीक है? ये क्या है, ये सर्विसेज हैं, ठीक है? जैसे आप यूपीएससी में देखोगे, चाहे ये देखोगे, तो यहाँ ये एक सर्विसेज है, ठीक है? और सर्विसेज मतलब, और सर्विसेज के साथ साथ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, ठीक है? आपके ऊपर जिम्मेदारी रहती है। तो आपको हर एक लेवल पे ड्यूरिंग ये सारा जो टाइम था आपका, ठीक है, वो सारा टाइम आपका, आपको एक एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे आपने कहा कि ह्यूमन स्किल्स मेरी इंप्रूव हुआ है, नॉलेज बेस इंप्रूव हुआ है, तो आप ये सब बात बाद में कर सकते हो, ठीक है? तो आपको पहले ये बताना है कि ये सर्विसेज है, ठीक है? ये सिंपल जॉब नहीं है कोई,
ठीक है, कि हाँ 10 से 5 वाला जॉब है, इस तरह का कुछ नहीं है, सर्विसेज है, ठीक है। तो सर्विसेज के साथ, तो वर्ड आप वही जो मैं बोल रहा हूँ, सर्विसेज, सर्विसेज के साथ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों है आपके पास। अगर आप एक ब्यूरोक्रेट बनते हो तो ये दोनों चीज आपको मैनेज करने के लिए आपको ये जो टाइम लगा, ठीक है, किसी को जल्दी लगता है, किसी को कम लगता है, किसी को ज्यादा लगता है, ठीक है। तो आपको जो टाइम लगा, तो आप जस्टिफाई ऐसे कर रहे हो कि ये सर्विसेज है, ठीक है, वैसा दिस इज नॉट सिंपली अ जॉब, क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो जॉब तो सर मुझे मिल जाएगा, जॉब तो मैं कर लूंगा, ठीक है। लेकिन मतलब ये सर्विसेज है जिसके लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था, और मतलब कुछ कमियां रह गई होंगी मेरी तरफ से, जिसकी वजह से मैं मेरा अटेम्प्ट ओवर हो गया, लेकिन आई हैव बीन देयर, ठीक है। मैं आईएफओएस के इंटरव्यू तक गया हूँ, तो आई हैव बीन देयर, ठीक है। ओके, ठीक है। उसके बाद जो आपने 3 वर्ड बोले थे, तो जैसे आपने कहा कि मेरा स्किल बढ़ा है, ठीक है। तो स्किल एज इन, या आपने बोला ह्यूमन स्किल बढ़ा है, ठीक है। तो ह्यूमन स्किल कैसे बढ़ा है, आपको एग्जांपल दीजिए इसका। सर पहला ये है कि जैसे मैं मेरे अंदर पेशेंस और परसिवरेंस बढ़ा है। हम्म। इसको मैं, अगर मैं किसी भी फील्ड में जाता हूँ, जैसे टीचिंग की फील्ड में जाता हूँ, या अगर मेरा उत्तराखंड पीएससी में सिलेक्शन होता है, तो मैं अपने आगे की जॉब प्रोफाइल में इन स्किल्स को और इतनी क्वालिटीज को यूज करके बेहतर हम्म। तरीके से सर्विस प्रोवाइड कर सकूंगा। ठीक है, जैसे आपने पेशेंस बोला, परसिवरेंस बोला, और एक डी बोला था आपने, डी, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, डेडिकेशन, डेडिकेशन टू वर्क। डेडिकेशन, ठीक है। तो प्रिजर्वेंस, और ठीक है, जी तो सर। आप कोई एक मतलब कोई एक एग्जांपल बताइए जिसमें आप ये तीनों अप्लाई कर सकते हैं। एक एग्जांपल, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अगर आप कहें तो मैं आपको दूं। सर अगर आप अलाउ करें तो मैं अपने पुराने एक्सपीरियंस के तौर पे बताऊं, बता सकता जी हूं। बिल्कुल, बताइए, जी बताइए। सर कुछ जब कोरोना का समय चल रहा था, तो मेरे फ्रेंड हम्म। को कोरोना हो गया था, जो मेरे रूममेट थे, और वो अपने घर से काफ़ी दूर थे। तब मैंने अपनी सूझबूझ का और अपनी इन क्वालिटीज़ का यूज़ करते हुए उनकी हम्म। टेक केयर की, उनका पूरा ध्यान रखा, और साथ ही एंश्योर किया कि मैं भी इन्फेक्ट ना हूँ। तो इस तरह से मैंने ठीक है। उनका पूरा रिकवरी में हेल्प की, और साथ में उनके और अपने हम्म। फैमिली वालों को भी एंश्योर किया कि वो भी पैनिक ना हो। तो हम्म। ये मैंने अपनी क्वालिटीज़ का और स्किल्स का यूज़ करके उनकी लाइफ सेव करने की ठीक है, तो कोशिश इसमें की। आपने ये कोरोना के समय में आपने ये जो क्वालिटीज डिस्प्ले करी, इसमें पेशेंस कहाँ आपने दिखाया? सर पेशेंस ये है, पेशेंस फॉर। सर ये जो सिचुएशन थी बहुत पैनिक वाली थी, क्योंकि किसी को भी जब कोरोना से उसके आसपास कोई भी इन्फेक्टेड हो जा रहा था, तो वो लोग बहुत ही क्लूलेस हो जा रहे थे। तब मैंने उसमें शांति से सोच समझकर ये डिसाइड किया कि पहले तो उनको घर पे नहीं भेजना है, क्योंकि घर पे बहुत लंबी जर्नी है, वो उड़ीसा से हैं। अगर उनको घर भेजेंगे तो बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो एक तो यहाँ पेशेंस था। दूसरा जो मैंने परसिवरेंस की बात की थी, मैंने उनका और अपना दोनों का इस कोरोना के साथ में चैलेंज एक्सेप्ट किया, और उसको बहुत मजबूती के साथ हम उसके सामने खड़े रहे कि इससे हमें कैसे भी रिकवर होना है। तो ये मेरा हम्म। परसिवरेंस था। और सो डेडिकेशन। यू आर नॉट, आप अफेक्टेड, आपको नहीं हुआ था कोरोना, ठीक है। जी सर, मुझे नहीं हुआ था। ठीक है, आपको नहीं हुआ था, लेकिन आपके फ्रेंड को था, और यू बोथ वर लिविंग इन द सेम रूम, और मतलब आप लोग जी अलग सर, अलग रूम में थे। 2 रूम हैं हमारे फ्लैट में। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो तो परसिवरेंस तो ठीक है, आप दोनों लोग ने मतलब ये आपने ये इंश्योर किया कि उसका टेक केयर करो और आपको ना हो, ये तो ठीक है, ठीक है। पेशेंस आपका जो दिख रहा है वो अभी मुझे, पेशेंस आप क्लियरली नहीं बता पा रहे हो। और तीसरा डेडिकेशन, तो डेडिकेशन भी यहाँ दिख रहा है कि हाँ मुझे अ, आप कैसे डेडिकेटेड थे, ठीक है। मैं आपको एक और हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। इसको, इस प्रॉब्लम को आप ये तीनों चीजों से सॉल्व करके बताना, ठीक है। ये तीनों जो जी आपकी वैल्यूज है, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये तीनों आपकी कोर वैल्यूज है, ठीक जी है। सर। जी सर। और आप एज अ पब्लिक सर्वेंट आप ये तीनों वैल्यू पे ज्यादा एग्जीक्यूट करोगे, काम कोई भी होगा, ठीक है। जी सर। ठीक है, तो आप, ठीक है, उस पर हम लोग बात करते हैं। तो आप वहाँ पे एसडीएम, एज ए एसडीएम पोस्ट हो जाते हैं, ठीक है। और आपके वहाँ पर अ, एक एक ट्राइब ट्राइब है,
एक ट्राइबल लेडी है उसके साथ वायलेंस हो जाता है, ठीक है, और उसको मार पीट दिया जाता है, ठीक है। अब पुलिस एफआईआर नहीं लॉन्च कर रही है, ट्राइबल लेडी आप वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हैं वहाँ पर, तो आपके लेवल पे पहुँचती है वहाँ से और आपसे पूछती है कि हाँ इस तरह की प्रॉब्लम है, आपको बताती है वो, ठीक है। आप वहाँ जो बंदा है जो जिसने क्राइम किया है ये, उसके पास में वो आपका एक रिलेटिव है, ठीक है, और ही हैपेंस टू बी द लीडर ऑफ दैट एरिया, ठीक है, वो विधायक है वहाँ के। तो इस सब सिचुएशन में ये सारे आप देखते हुए, सभी परिस्थितियों को देखते हुए आप कैसे एक्ट करोगे, क्या एक्शन लोगे, और ये तीनों क्वालिटीज उसमें दिखाइए आप। सर, जब इस तरह की सिचुएशन अगर मेरे सामने आती है, तो हम्म, पहले तो मैं पूरे केस की अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेशन करूँगा, प्राइमा फेसी लेवल पे, कि पहला तो वो लेडी जो है वो सच बोल रही है, और ड्यू एविडेंस, बेयर मिनिमम एविडेंसेस आर अवेलेबल, कि जो जिसके खिलाफ एलिगेशन लगाया जा रहा है वो भी प्राइमा फेसी सही है। अगर ये दोनों ग्राउंड सही मिलते हैं, ये मेरा पेशेंस शो करेगा कि मैं किसी भी कंक्लूजन पे जंप नहीं कर रहा हूँ। तो फर्स्टली ये पेशेंस वाला मेरा क्वालिटी शो करेगा। सेकेंडली, अगर ये सच पाया जाता है, तो मैं अपने जो एसपी हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के, उनसे मैं कांटेक्ट करूंगा कि आप इस पे एक्शन लीजिए, क्योंकि ये एससी एसटी एक्ट का भी वायलेशन है। चूंकि वो लड़की, चूंकि वो लेडी जो है वो ट्राइबल है, तो इसके अंतर्गत आप रिपोर्ट लिखिए। और अगर कोई भी इसमें अड़चन आती है, जैसे पॉलिटिकल प्रेशर आता है, तो उसके लिए मैं एक बार एक खत सीएम को भी लिखूंगा, ताकि इन चीज़ों को भी सीएम को जानकारी हो सके। यह मेरा इस डिफिकल्ट सिचुएशन में पॉलिटिकल प्रेशर को बियर करने का परसिवरेंस दिखता है। और अगर मैं अब उनका फेथफुली और ऑनेस्टली कार्य कर रहा हूँ जिससे उनको न्याय मिल सके, ये मेरा डेडिकेशन टुवर्ड्स माय वर्क शो करता है। ठीक है, तो देखिए अभी जैसे अ, आपने कहा कि आप हार्शली एक्ट नहीं करोगे, सोच समझ के और सब कुछ ग्राउंड रियलिटी चेक करके एक्ट करोगे, ठीक है। अच्छा, वो बंदा तो आपका रिलेटिव है, जिसने क्राइम किया है वो आपका रिलेटिव है, तो आप मतलब, और वो जो एस सी एस टी लेडी है उसमें कह रहा है, वो कह रही है कि क्राइम हुआ है उसके साथ, आपको दिख रहा है विजिबली, ठीक है, आप बस ये पूछना चाह रहे हो कि किसने पीटा उसको, ठीक है। तो आप हार्श एक्शन न लेकर के या इंक्वायरी करके आप ये इंश्योर नहीं कर रहे हो कि हाँ, मतलब पब्लिक के अंदर ये मैसेज नहीं जाएगा कि हाँ इनका तो रिलेटिव है तो वो कहाँ एक्शन लेने वाले हैं? सर, चूंकि लॉ एंड ऑर्डर डायरेक्टली एसपी के अंडर में आते हैं, तो मेरा काम वहां पर इंश्योर करना होता है कि प्रोसेस स्मूथली हो और लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो सके, ओवरलुक करना। लेकिन जो डायरेक्ट ठीक है, स्टेक होगा वो एसपी का होगा। ठीक है, देखिए आप जैसे एसपी या सीएम, इन लोगों को आपको इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल, आप कोई छोटे आदमी नहीं, आप एसडीएम है वहाँ पे, ठीक है। आप लोकल जो वहाँ पे डिप्टी एसपी होंगे, उनको आप बोलेंगे कि हाँ वहाँ पे जाइए, एसपी हर जगह नहीं जाते हैं, डिप्टी एसपी को बोलिए कि फला थाने में क्यों रिपोर्ट नहीं लिखा गया है, पता करिए सर इसके बारे में। तो आप उनसे बातचीत करिए, उनको इंश्योर कराइए, वो आप अपने लेवल पे कैसे सिचुएशन डील कर रहे हो ये बात हो रही है, ठीक है। तो ये क्राइम आप अपने लेवल पे इस तरह से उनको बोलोगे, जो भी वो इन्वेस्टिगेट करेंगे आप, ठीक है, आप खुद भी आप चेक कर रहे हो, ठीक है। तो आपका जो पेशेंस है, पेशेंस आप कैसे दिखा रहे हो कि आपके मतलब मीडिया का प्रेशर है आपके ऊपर, ठीक है, ये क्राइम हुआ है, मीडिया में पूरा वो है, ये चीज मैंने शायद कोट नहीं करी थी, लेकिन फिर भी आप पेशेंस कैसे दिखा रहे हो कि पेशेंस आपका ये दिख रहा है कि आपने उस चीज पे काम करने के लिए किसी नॉन पार्टीजन वाला जो अप्रोच है वो आपने लगाया है, ठीक है। और आपने उनको इंश्योर किया है, डिप्टी कलेक्टर जो है उनको, डिप्टी एसपी को बोला है कि हाँ सर अगर कोई इस तरह का है, अगर किसी कुछ भी इस तरह का पाया जाता है एस सी एस टी एक्ट के तहत जो भी क्राइम है उसको आप रिपोर्ट करिए, तुरंत एफआईआर लॉन्च कराइए, ठीक है। जी सर। तो आप, आपका नॉन पार्टीजन, ये आपका पेशेंस दिख रहा है, ठीक है। और परसिवरेंस मतलब आपका जो डेडिकेशन है, डेडिकेशन मतलब आप ये इंश्योर कैसे कर रहे हो कि वो सर, बंदे को मतलब पनिशमेंट मिल रही है,
ठीक है। जी, और तीसरा डेडिकेशन टू वर्क, मतलब ये आपका, ये दोनों फॉलो कर रहे हो तो आपका दिख रहा है कि डेडिकेशन टू वर्क है, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यूज, अगर ये तीन वैल्यूज है, इन तीनों वैल्यूज पे आप नोट कर लो। ये तीनों, अगर आप जो भी तीन बोलने वाले हो, मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये तीन वैल्यूज आप बोलने वाले हो, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यूज पे आप सोच लो किसी भी सिचुएशन में, जो केस स्टडीज होती हैं यूपीएससी में, आप सोचो इस तीनों में मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। ठीक है। जी तो सर, ये नोट डाउन कर लीजिए आप कि कर लिया। पेशेंस, परसिवरेंस एंड डेडिकेशन, ये तीनों वैल्यूज पे आप कैसे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, आपका रोल नंबर क्या है शशांक जी? सर इट इज़ 115985। अच्छा सर इसमें एक ठीक है। चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जैसे शशांक जी आपने जी जी। बताया, सारी सिचुएशन को आपने जो भी बताया, इसमें आप जब भी आप कुछ बोलो ना, तो जो वैल्यूज़ हैं जैसे सर ने बताई, नॉन पार्टीशनशिप, इंटीग्रिटी है, कुछ अगर आप जैसे बहुत सारे थिंकर्स भी आपने पढ़ रखे होंगे, तो उनका अगर आप कुछ नाम डाल सको वाइल मेकिंग समथिंग, और जैसे ये SC ST से रिलेटेड इशू है, अगर आप कुछ ऐसा बता पा रहे हो कोई एक्ट रिलेटेड इससे, तो वो आपको और जी, बेहतर कर देगा, ठीक है। अभी मैंने आपका डेफ देखा, तो आपकी बिलोंगिंग यूपी से है, राइट? जी सर। आपको नहीं लगता है उत्तराखंड में आप जाके वहाँ के लोगों का, मतलब एक तो वैसे ही वहाँ जॉब क्राइसिस चल रही है, मतलब पलायन माइग्रेशन का मुद्दा आपको पता है कि वहाँ सबसे ज़्यादा है, तो आपको नहीं लगता है आप वहाँ पे सिविल सर्विसेज में जाके वहाँ के लोगों का एक तरह से, एक जो होता है ना, लोग बोलते हैं अ, हमारा हक होता है राइट। हमारी जॉब पे, राइट होता है, तो वो चीज़ आपको नहीं लगता है आप वो किसी एक लोगों के लिए आप एक सीट कम कर रहे हो किसी एक की? सर प्राइमा फेसी देखने पर ये लग सकता है कि हम्म, मैं बाहर से आकर उनकी सीट्स वहाँ पर उत्तराखंड में वर्क देख रहा हूँ, लेकिन सर हम्म, इसको हम दूसरी डायरेक्शन में देखना चाहिए कि मैं हम्म, वहाँ पे अपनी किस तरह से क्वालिटीज़ का यूज करके हम्म, कितनी सारी जॉब्स क्रिएट करवाने का कैपेसिटी रख सकता हूँ। हम्म, जैसे अगर मैं वहाँ पर एसडीएम के पोस्ट पर अपॉइंट होता हूँ, तो मुझे चांस मौका रहेगा कि मैं पॉलिसीज़ को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकूँ। जैसे कई सारी एम्प्लॉयमेंट लेवल की स्कीम्स हैं, तो हम्म, उससे एक की जगह सैकड़ों जॉब्स वहाँ पे क्रिएट हो सकती हैं। और वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए स्पेशली एमएसएमई जो पहाड़ी एरियाज़ में हम्म, इम्प्लीमेंट करी जा सकती हैं, हम्म, उसके द्वारा भी कई सारी जॉब्स क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये देखने में हम्म, ज़रूर लग रहा है कि हम्म। मैं वहाँ पर आके दूसरों की जॉब ले रहा हूँ, लेकिन सर थ्रू माय स्किल्स आई विल बी एसेट फॉर द उत्तराखंड। तो मैं आपको ये तो बोलूँगा आप कि आप आपके एग्जाम्पल ऊपर देखिए। जब भी, एक सेकंड सर, जब आपको कोई भी जी क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाए, तो इट वुड बी, एक एक हाँ, एक सेकंड रुकिए सर, जस्ट एक सेकंड हाँ, सर, जस्ट किसी का कॉल आ रहा है, तो मैं बस आ रही है आवाज़ ना आपको? मैं बस आई ये एम रियली ऐड, हाँ, आई एम कोई रियली नहीं, सॉरी सर, वो एक जिसका फ्रेंड का फ़ोन लिया था, तो वो कॉल आ रहा था उसका। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जैसे अभी आपने बोला, तो ये आपको नहीं लगता है कि आपके राइट्स के खिलाफ है? आप हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन का यूज़ करो, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1 इज़ द यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है? जी, आप इसमें फंडामेंटल राइट का यूज़ कर सकते हो, राइट टू वर्क हमेशा सबके लिए है, भाई कोई कहीं भी जाके काम कर सकता है, ऑब्वियस है, राइट टू फ्रीडम है आपको, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें आप हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन का यूज़ करो, आप हमेशा जो थ्योरीज वगैरह हैं उसका यूज़ करो, जब भी आप कुछ बोल रहे हो, जब भी आपसे कुछ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है? यूसीसी के बारे में आपने सुना अभी? हाँ सर बताओ। सर इस चीज़ में मुझे एक चीज़ पूछना है कि हम्म, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन का यूज़ करके हम्म, एक तरह से अगर मैं बोलूँगा कि मेरा हम्म, फंडामेंटल राइट है कि कहीं भी हम्म, जाके मैं जॉब कर सकूँ अंडर आर्टिकल हम्म, 19, तो हम्म। सर ये समवॉट एरोगेंस शो नहीं करेगा क्या? नहीं, क्योंकि मैं एरोगेंट नहीं। क्यों है? एरोगेंट क्यों अ, है जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने वो अधिकार दिया हुआ है? मैं बोलूँ कि मैं कहीं जाके घर बना सकता हूँ, तो भाई वो मेरा अधिकार है, तो अगर मुझे वो अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ने ही दिया हुआ है, तो मैं वो तो अपना एक्सरसाइज करूँगा ना। जैसे सर आपको एक क्वेश्चन, हाँ, एक कंट्रोवर्शियल ये मेरा क्वेश्चन आपको ये भी आएगा कि जैसे राइट टू वर्क में अगर कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन देखा जाए, तो ऐसा भी है ना, लोग रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, प्राइवेट में रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो प्राइवेट में अगर लोकल के रिजर्वेशन की आप बात करोगे, तो वो भी अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो उसी बेस पे तो बहुत सारे पीआईएल्स, बहुत सारे जगह केसेस चल रहे हैं, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है वो आप हमेशा यूज़ कर सकते हो। और ती सर ये हाँ, हम्म, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लाइवलीहुड, उनका हम्म, मैं डायरेक्टली एक तरह से वायलेट करने के लिए आ रहा है ये आर्टिकल हम्म, 19 और 21।
तो एक तरह से उनका भी वायलेशन हो रहा है, और उसकी वजह से उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम सोशल लेवल पे और भी फेस करनी पड़ रही है कि माइग्रेशन, अपने रूट से उठकर जाना। तो सर वो उसको कैसे फिर मैं जस्टिफाई कर पाऊँगा अगर मैं नहीं, रूल्स और अगर आप रेगुलेशन। अगर आप माइग्रेशन देखोगे तो इट इज़ अ नॉट ऑफ दैट काइंड ऑफ टैलेंटेड पूल। टैलेंटेड पूल माइग्रेट नहीं करता है भाई, जो ये कॉम्पिटिशन है, जो निकाल रहा है वो जा रहा है। माइग्रेट कौन कर रहे हैं? जिनके लिए उस तरह की जॉब नहीं है। अगर वो सर्विसेज के मतलब एक तरह से अगर उनकी शिक्षा, अगर आप जा रहे हो तो आप शिक्षा बढ़ाओ उनकी, ताकि वो उस तरह की शिक्षा ले सकें कि आपके साथ कम्पीट कर सकें। आप समझ रहे हो? तो आप वो उसमें ऐसा नहीं है कि आप किसी का राइट टू लाइफ आप उस पे जा रहे हैं। ठीक है, तो वो फंडामेंटल राइट है, आप हमेशा फंडामेंटल राइट को बैक करो। अब ललितपुर से आप आते हो, मैंने अभी आपका ये देखा, तो ललितपुर का कुछ आपको एक यूनिक कोई जी पॉइंट सर, बताओगे आप? हाँ सर, जी बताइए। सर। हुँ, सर एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा। देखिए, आप जो है डिफेंसिव मत होइए, ठीक है। आप डिफेंसिवली मत सोचिए, ऐसा कुछ नहीं है जो आप जैसे आप कह रहे हो कि हाँ मैं दूसरों का राइट वो एक्सरसाइज करूंगा या अपना राइट एक्सरसाइज करूंगा। एथिक्स में बहुत सारी ऐसी थियरीज हैं जो एक इंडिविजुअल के लिए भी होता है और एक होता है कि ग्रेटर गुड के लिए, ठीक है। तो उसमें भी वो है। दूसरी चीज ये है कि आर्टिकल 19 सभी के लिए है, वहां के रेसिडेंट्स के लिए भी है आर्टिकल 19, ठीक है। तो वो अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये उनका मैटर है, ठीक है। आपने अपना राइट एक्सरसाइज किया, आप गए, आप जॉब कर रहे हो, ठीक है। और वो आप तो उसके लिए वो नहीं है। अगर आप आपके उस पर्टिकुलर स्टेट में कोई वो नहीं है, मान लीजिए सपोज है, उस लेवल के लोग नहीं, आप दूसरे दूसरे उसके आ रहे हो, दूसरे स्टेट से आ रहे हो, तो अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि हम दूसरे स्टेट से हायर करें, तभी तो वो कर रहे हैं ना लोग, ठीक है। तो इसलिए इस तरह का आप बिल्कुल मत सोचो। और दूसरी चीज, बिल्कुल डिफेंसिव मत रहो, आप बहुत डिफेंसिव दिख रहे हो, ठीक है। सिटिंग पोस्चर भी थोड़ा सा सही करो, चिन अप करो थोड़ा, चिन अप, चिन अप। हाँ, चिन अप आप, ठीक है। झुक के नहीं बैठना, चिन अप करके बैठो, ये भी एक वो है, ठीक है। तो जी सर। एकदम वो डिफेंसिव हम नहीं एक होना, बार सर एकदम देख लेंगे, ओपन रहिए। छोटी-छोटी चीज़ें एक बार अभी लास्ट में। हाँ जी, इस तो जी। ललितपुर के बारे में आप बता रहे थे, शशांक जी। सर ललितपुर बुंदेलखंड एरिया का एक सेंट्रल पॉइंट है, और बुंदेलखंड एरिया में ये बहुत ही सुंदर स्थान है जहाँ पर कल्चरल और नेचर दोनों का एक यूनिक इंटीग्रेशन देखने को मिलता है। कल्चरली यहाँ पर हिंदू, जैन और बुद्ध धर्मों का एक साथ प्रेजेंस देखा गया है, जो कि यहाँ के मंदिरों में दर्शाता है। नेचर के तौर पर यहाँ पर विंध्याचल रेंज की विंध्याचल रेंज है, जहाँ से काफ़ी लैंड, लेक्स और झरने बने हुए हैं जो यहाँ की नेचुरल ब्यूटी को दर्शाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी सारे डैम भी बनाए गए हैं, लगभग 12 से 13, जो जिसकी वजह से ललितपुर का नाम उत्तर प्रदेश में सिटी ऑफ डैम्स के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है। आपने रणछोड़ टेम्पल के बारे में सुना है वहाँ? जी सर। उसके बारे में बताइए, वो कृष्णा एसोसिएटेड टेम्पल है या वो शिवा एसोसिएटेड टेम्पल है? सॉरी सर, मुझे एग्जैक्टली डीटी का नाम याद नहीं है, लेकिन हुँ। इतना ध्यान है कि ये है अवेलेबल। और अगर मुझे गैस करूँ तो ये शायद शिव एसोसिएटेड है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। देवगढ़ के बारे में सुना है आपने? मतलब इस विलेज के बारे में? इसका कोई हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है इस विलेज का? जी सर। सर देवगढ़ का काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। पहला, वहाँ पर दशावतार टेम्पल है, जो गुप्ता काल का अभी तक का पाया गया सबसे पुराना पंचायतन स्टाइल टेम्पल है। दूसरा, ललितपुर के देवगढ़ एरिया में बुद्ध की गुफाएं भी मिली हैं, और वहाँ पर जैनिज्म का लार्जेस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ जैन टेम्पल है, जहाँ पर लगभग 1000 से भी ज़्यादा मूर्तियाँ स्थापित हैं। सही है, गुड। ठीक है। तो 6। आप जो है ये दशावतार टेम्पल के बारे में कुछ और बताएंगे? जी सर। दशावतार टेम्पल जो है वो इंडिया का पहला अभी तक का मिला हुआ पहला शिखर स्टाइल टेम्पल है, जहाँ पर शिखर बने हुए हैं। और यहाँ पर जो विष्णु जी की मूर्ति है वो वो दशावतार के फॉर्म में है उनके। और ये पंचायतन शैली में बनी है, नागर स्टाइल की जो शैली होती है उत्तर भारत की। तो यहाँ पर केंद्र में विष्णु टेम्पल है और चारों दिशाओं में छोटे छोटे टेम्पल्स भी बने हुए हैं।
अच्छा, ये सर्वतोभद्र स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में आपने कुछ पढ़ा? सॉरी सर, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये सर्वतोभद्र टाइप का टेम्पल आर्किटेक्चर है, नोट कर लिए, आपको ये भी थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है और एनसीईआरटी में मेंशन है ये, ठीक है, तो आपको पूरा डिटेल पता होना चाहिए, ठीक है। मतलब आप जहाँ हाँ, से तो आ रहे हो इसमें वो सर थोड़ा-सा कल्चरल उसका ज़्यादा सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है, तो कल्चर साइड में आपके, थोड़ा-सा हाँ, आपको वो होना ठीक चाहिए, है। पता होना चाहिए। अच्छा, ये जो आपका ललितपुर है किस, जी, सॉरी सर, जी, आपको जी, इंटरप्ट कर रहा हूँ। सर वहाँ पर जहाँ मतलब मैंने अपने दोस्तों के थ्रू जो पता किया है कि जो अभी लोअर पीसीएस का इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें हम लोकेशन को डिस्क्लोज नहीं करते हैं, ऐसा डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाया जाता है। तो सर हम्म। अगर सच है, ऐसा अपर पीसीएस में भी होता है, तो सर क्या मुझसे ललितपुर के क्वेश्चन तब भी आएंगे या? जी हाँ, जी हाँ, देखिए लोकेशन जो है आपका, जो आपको डैफ भराया गया है ना, आपने उसमें मेंशन करा हुआ है, ठीक है, तो वहां से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, एकदम माइंड क्लियर रखिए अपना, ठीक है। कौन दोस्तों वोस्तों सब कोई वो नहीं होता है, ठीक है। जी सर। आप कौन है, ये हमको इंटरव्यू का पर्पस ये है कि मुझे ये जानना है एज ए इंटरव्यूअर कि आप कौन है, ठीक जी है। सर। आप कितना कॉन्फिडेंट हैं, आप कैसे बंदे हैं, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं और आप क्या करेंगे, इस चीज को इवेलुएट करना, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चंस के माध्यम से इवेल्युएशन होता है, ठीक है। तो आप एकदम अपने बारे में सोचिए कि मुझे क्या, मतलब एकदम वो चीज सोचिए, ठीक है, कोई भी डाउट दिमाग में मत रखिए, ठीक है, किसी भी तरह का डाउट मत रखिए। और दूसरी चीज देखिए, आप यूपीएससी चूंकि आप दिए हुए हैं तो आपको क्लियर कट आइडिया होगा कि सब कुछ मेंस में जैसा आपने किया होता है उससे ज्यादा डिपेंडेंट होता है, यहाँ 30-40 नंबर का डिफरेंस होता है, ठीक है। हाँ, कोई बहुत टॉपर है, अब मान लीजिए बहुत अच्छा है तो वो 60 नंबर का डिफरेंस कर लेगा, लेकिन एवरेज गेम 30 से 40 नंबर का है, ठीक है। तो इसलिए एकदम बोल्ड रहिए, अंदर से जब आप कॉन्फिडेंट रहेंगे तो आपका सब कुछ जो आप बोल रहे होंगे वो चीज होगा। और दूसरी चीज, हर एक चीज को फैक्ट से मेजर करिए, जैसे अभी पीयूष सर ने बताया आपको कि आप जो भी पूछा जा रहा है आप आर्टिकल से बैक करिए उसको, ठीक जी है, सर। फंडामेंटल राइट है या नहीं है आपका, इस तरह से चीजों को बैक करिए, ठीक है। और ये जो टेम्पल है देवघर का, ये हिंदुइज्म का पहला टेम्पल है एक तरह से, ठीक है, तो इसके बारे में एनसीईआरटी खोल के पूरा पढ़ जाइए, ठीक है। आपको मतलब जैसे इसके हिंदुइज्म के बहुत सारे इसमें एलिमेंट्स और बहुत सारे मोटिव्स मिलेंगे आपको, ठीक है। जैसे गंगा और यमुना भी मिलेगी, इस पे आपको एंट्रेंस पे होती है, हिंदुइज्म के जो भी वर्ल्ड हमारे टेम्पल रहते हैं उनमें होता है, ये चीज होती है, ठीक है। उसके अलावा इसमें जो गजेंद्र मोक्ष, नर नारायण, ये सारी चीजें इस पे पैनल बना हुआ है, ठीक है। तो इन सभी चीजों की स्टोरी भी आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, ठीक है। और जो जैसे दशावतार टेम्पल है तो दसों अवतारों की आपको कहानी एक तरह से बेसिक आपको पता होनी चाहिए, ठीक जी है। सर। तो ये आपको क्या नाम है, एक बार विकिपीडिया भी खोल के देख सकते हो, या नहीं तो एनसीईआरटी खोल के देखो, बहुत अच्छा लिखा हुआ है उसमें, ठीक है। जी सर।